हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडीज़ प्रैक्टिस रेट श्रृंखला 9 लेकर आया हूं, जिसमें मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को ऐड किए गए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत एवं डीडी बसु में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से प्रश्नों को ऐड किए गए हैं। इकोनॉमिक्स एवं मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, कला, संस्कृति, सभ्यता, महत्वपूर्ण दिवस, उपनाम, इन सभी से प्रश्नों को ऐड किए गए हैं। ये टोटल 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जो हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली बेसिस पे आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल है। ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे एएलपी, आरआरबी, जेई, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई एवं बैंक, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स XY ग्रुप, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर डायरेक्टली बेसिस पे आपको ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म, जो कि मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित थी, हीनयान, महायान एवं वज्रयान। हीनयान का मुख्य रूप से ये मानना था कि बौद्ध धर्म उनका विवाह नहीं हुआ था एवं ये मूर्ति पूजा के विरोधक थे, जबकि महायान इनका ये मानना था कि भगवान गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था एवं उन्हें एक राहुल नामक संतान की भी प्राप्ति हुई थी और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। जबकि वज्रयान में जादू, टोटका, कर्म कांड, अंधविश्वास, इन सभी से संबंधित ये शाखा है। तो आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि जो महायान शाखा है उसका विकास मुख्य रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क, जो कि इसके शासनकाल में मुख्य रूप से कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विकास मुख्य रूप से कनिष्क के शासनकाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो बुद्ध धर्म के कुल 4 संगति हुए थे, जिसमें पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता मुख्य रूप से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक महान एवं कनिष्क ने किया था। इस बौद्ध संगति में किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो
राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसका आयोजन मुख्य रूप से कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था एवं कनिष्क ने इसका आयोजन करवाया था, और इसी में बुद्ध धर्म मुख्य रूप से हीनयान और महायान में बट जाती है, जिसमें से कनिष्क ने महायान को प्राश्रय दिया था। महायान वे थे जिनका मानना ये था कि भगवान गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था एवं उन्हें संतान की भी प्राप्ति हुई थी, और ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिशा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुनिशा जिसने जहांगीर से विवाह किया था एवं जहांगीर ने इसे एक उपनाम दिया था, वो किस नाम से प्रचलित थी? ऑप्शन है नूरजहां, मरियम ज़मानी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नूरजहां, जिसका मीनिंग होता है दुनिया की रोशनी। जहांगीर ने नवरोज के त्यौहार के दौरान नूरजहां, जो कि एक विधवा थी, उसको देखा था एवं उसे विवाह किया था एवं उसे नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुनिशा था, उसको नूरजहां इट मीन्स दुनिया की रोशनी की उपाधि दी, उसके नाम से सिक्के चलवाए। एवं नूरजहां ऐसी महिला शासिका थी जो समय समय पर गद्दी पे भी बैठा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इनमें से कौन से मध्यकालीन रहस्यवादी कवि थे जिन्होंने शराब गुटखा पर हस्तलिपि लिखा था? ऑप्शन है भगत पीपा, कबीर, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भगत पीपा एक रहस्यवादी कवि थे और मुख्य रूप से इनके द्वारा शराब एवं गुटखा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो मैकियावेली जो प्रिंस थे इटली के, भारत का मैकियावेली की अगर हम बात करें तो वो चाणक्य को कहा जाता है, जबकि मराठा मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है नानाजी फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव, संभाजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नानाजी फडणवीस, जिसे कि मुख्य रूप से मराठा मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मुख्य रूप से किसके साथ संबंध रखती है? ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मुख्य रूप से आंग्ल मैसूर युद्धों की श्रृंखला में अगर देखें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें से हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है एवं उसके बाद उसका प्रतापी बेटा टीपू सुल्तान शासक बन के उभरता है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु 1799 में हो जाती है एवं यहाँ से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। पोलावरम प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है और यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 10। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैंने आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित भी क्वेश्चन करवाया है, जिसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन किससे जोड़ती है, किनकी क्या विशेषताएं हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक पे वीडियोस बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कारगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य, जो कि कॉफ़ी जिसे हम कहवा भी कहते हैं, मुख्य रूप से इसके उत्पादन में श्रेष्ठ राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? जैसा कि मैं आपको बता दूं, शुरू में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अभी अगर हम अंतिम राज्य के बारे में बात करें तो तेलंगाना अभी तक का सबसे अंतिम राज्य है। 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में आया था। एवं अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनकर आए हैं, जम्मू एवं लद्दाख। एवं पुराने केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव एवं इन सभी का मर्ज भी कर दिया गया है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 1972 में मेघालय जो है वो एक भारत का पूर्ण राज्य बनकर अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी जो कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन है बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप, कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी जो अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बाराटांग द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी ये एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो मैंने आपको नेशनल पार्क, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल है, जितने भी अभयारण्य हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्न एवं वीडियो को भी बताया है। आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, आपको सभी प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? इनमें से भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसमें हम संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का वो भाग है जिसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इन सभी में समय समय पर संशोधन किए भी जा चुके हैं। एवं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वाद में ये अपना वाक्यांश भी दिया है कि इन सभी में संविधान में संशोधन हो सकता है, परंतु उनके मौलिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए, जबकि न्यायिक समीक्षा इसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये कौन से देश की देन है? ऑप्शन है जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से मुख्य रूप से भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया को ली गई है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 में है। अभी तक अगर वर्तमान हम देखें तो भारतीय संविधान में कुल 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें से मुख्य जो संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ना करके वो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनयन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी उपयुक्त जितने भी ऑप्शन है वो सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? अगर भारतीय संसद की बात करें तो इनमें से किसका किसका वर्णन होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल शामिल है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में आया था, इसमें प्रत्येक स्कूलों में ये चीज़ों का वर्णन किया गया है कि वैसे गरीब बच्चे जिनके लिए जीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है कि 25 सीट उनके लिए आरक्षित होंगे। ऑप्शन है केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था और इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ों का वर्णन किया गया है एवं प्रावधान किए गए हैं कि सरकारी स्कूल, अनुदानित स्कूल एवं बिना अनुदानित स्कूल, इन सभी प्रकार के स्कूलों में वैसे गरीब बच्चे जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए 25 मुफ्त सीटों का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1948, 1950, 1955, 1975। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मजदूरी अधिनियम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारतीय संविधान के द्वारा 1948 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद पारित की गई। इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ों का वर्णन किया गया है कि मजदूरों को
उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी इतनी दी जाए जिससे वो अपने बेसिक नीड्स को कम से कम फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? परिवार नियोजन बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2007, 2009। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। परिवार नियोजन ये एक प्रकार की बीमा योजना है एवं इसका प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? अगर विनिर्माण नीति की अगर हम बात करें तो विनिर्माण नीति में न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर, 5000 हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5000 हेक्टेयर। अगर हम राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की बात करें तो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राशि में किसको संयंत्र और मशीन में निवेश को भारत में एक छोटी इकाई कहा जाता है? तो भारत में अगर मशीन, संयंत्र, इन सभी में हम कम से कम कितनी राशि का निवेश कर रहे होते हैं जिसको भारत में एक छोटी राशि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख रुपए। भारत में 25 लाख रुपए की राशि अगर किसी संयंत्र एवं मशीन के क्षेत्र में निवेश की जाती है तो उसे भारत में छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई, दिल्ली। अगर हम भाषा संस्थान की बात करें तो केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। मुख्य रूप से केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो अभंग नामक भजन ये किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ, नारायण, विट्ठल, वामन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भगवान विट्ठल। भारतीय संगीत में अभंग अगर हम बात करें तो अभंग एक भजन है जो कि भगवान विट्ठल को मुख्य रूप से समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये यरूशलेम जो कि इजराइल की राजधानी है और उनका नाम भारतीय धर्मशाला से जुड़ा है। ऑप्शन है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, ऑप्शन बी सालेह वाहिद, ऑप्शन सी मोहिद्दीन शाहिद करमुद्दीन, ऑप्शन डी मोहन जस्न मली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ये ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम भारतीय धर्मशाला जो कि जेरूसलम में अवस्थित है वहाँ से जुड़ा हुआ है। आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल प्रेस डे की अगर हम बात करें ये कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई, 11 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई।
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, हेरिटेज, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों से जोड़कर क्वेश्चन को करवाया। ये ऐसे उच्च प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारे उच्च स्तरीय टीम के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप याद कीजिए। अगर आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं याद हो पाए हैं तो वीडियो को फिर से एक बार आप देखिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से देखेंगे आपकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी एवं आपको ये एग्ज़ाम में मदद करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप है उन सभी में वीडियो को शेयर करें एवं प्लीज़ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। वहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाए गए हैं जो कि डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।